नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की सच्चाई। मोहन कपड़े पहनते हुए पत्नी काजल से कहता है, अरे काजल, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाने में देर हो रही है। और बच्चों से कहो वो भी खेलना बंद करें, फटाफट से तैयार हो जाएं। अजी हम तो तैयार हो गए हैं, पर आप तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे आपकी ऑफिस में वरिष्ठ लोगों के सम्मान में पार्टी ना हो करके आपके ही सम्मान में रखी गई हो। मोहन खुश होते हुए कहता है, हाँ, आज मेरे ऑफिस में जितने भी काम करने वाले बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, उनको बुलाया गया है। उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा और कुछ धनराशि भी दी जाएगी। और साथ ही कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। और सबको सम्मान देने के लिए शहर के डीएम साहब आ रहे हैं। तो अब तुम भी जरा सी भी देर ना करो, जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। तभी बच्चे खेलते खेलते कमरे में आते हैं। मोहन ने देखा कि बच्चे तो तैयार हुए ही नहीं, तो उनको डांटते हुए कहता है, फटाफट से रेडी हो जाओ, हमें 5 मिनट में निकलना है। मोहन और काजल 5 मिनट में बच्चों को तैयार करके अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकल जाते हैं। कार में बैठकर उस भवन तक पहुंच जाते हैं जहां पर यह वरिष्ठ लोगों के सम्मान में पार्टी दी जा रही है। जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं तो देखते हैं यह तो बहुत बड़ा भवन है। इसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं क्योंकि डीएम साहब आने वाले हैं। मोहन और काजल भी भवन के अंदर एंट्री करते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होता है। डीएम साहब जी स्टेज पर आ जाते हैं। सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। धीरे धीरे ऑफिस के वरिष्ठ लोगों को पुरस्कार और साथ ही साथ धनराशि भी प्रदान की जाती है। अंत में डीएम साहब वरिष्ठ लोगों के सम्मान में कुछ शब्द बोलते हैं और कहते हैं कि आज मैं ऐसे ही व्यक्ति से आप सबको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने समाज के लिए और वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए तो वो एक देवदूत की तरह ही हैं। एक वृद्ध आश्रम में मैं उनसे मिला था। उनसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वृद्ध आश्रम में रहकर भी दादाजी ने अपनी किताब लिखी है, अपनी जिंदगी के अनुभवों की किताब, जिसको पढ़कर हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सीख लेगा। तो मैं दादाजी से आग्रह करता हूँ कि वो स्टेज पर आएं। तभी सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए, उस पर कत्थई रंग की जैकेट पहने 75 वर्ष के श्याम प्रसाद जी अपनी कुर्सी से उठते हैं। स्टेज पर आकर डीएम साहब के पास खड़े हो जाते हैं। डीएम साहब आकर के श्याम प्रसाद जी के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मोहन और काजल देख करके दंग रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, क्योंकि श्याम प्रसाद जी कोई और नहीं बल्कि मोहन के पिता हैं और काजल के ससुर हैं। काजल अपने मन में सोचती है कि मैं तो इस बुढ़े को अपने घर से बिल्कुल फटे हाल में निकाला था। जब मैंने इसको घर से निकाला था तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आज मर जाए या कल। लेकिन यह तो हमारे सामने भला चंगा खड़ा है। सिर्फ खड़ा ही नहीं बल्कि डीएम साहब के हाथों से पुरस्कार ले रहा है। श्याम प्रसाद जी को देखकर काजल मोहन दोनों की भौं चढ़ जाते हैं। काजल मोहन से कहती है, इस बूढ़े ने ऐसा क्या कर दिया है जो उसको सम्मान मिल रहा है और इतने पैसे मिल रहे हैं। जब हमारे पास घर पर रहता था तब तो बड़े बड़े खाट तोड़ता था या निठल्ला बनकर रहता था, कोई काम नहीं करता था। जब देखो तब बीमार हो जाता था। उसकी बीमारी में पैसे खर्च करने पड़ते थे, इसलिए तो हम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया था। मोहन भी उस दिन को याद करने लगता है जब सुबह सुबह उसकी अपने पिताजी से बहुत तेज बहस हो गई थी। दरअसल श्याम प्रसाद जी की बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने बेटे से बार बार कह रहे थे कि डॉक्टर के पास ले चलो, दिखा दो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कुछ पैसे ही दे दो, मैं ऑटो करके दिखाऊंगा। लेकिन काजल आकर मना कर देती है कि आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर पलंग पर लेटे रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि आप पर लुटाते रहें।
ना ही इतना समय है। बहू की बात सुनकर के श्याम प्रसाद जी चुपचाप ही अपने कमरे में चले जाते हैं। क्यों, बेटे से कहने का कोई फायदा नहीं था। बेटा भी अब पत्नी की हर बात मानता था। उसे अपने पिता की दुख तकलीफ तो दिखाई ही नहीं देती थी। जैसा पत्नी कहती थी वैसा ही वो सुनता था। दूसरे दिन मोहन श्याम प्रसाद जी के कमरे में आता है। वो कहता है, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी है और मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है, तो घूम फिर कर शाम को खाना खाते हुए आएंगे। तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा है, शाम को ज़्यादा बन गया था, इसलिए वही खा लेना। ना तो वो अपने पिताजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है, ना ही उनके पास 2 घड़ी बैठकर कोई बात करता है। बस अपना फरमान दरवाजे की दहलीज पर खड़ा खड़ा सुना देता है और चला जाता है। श्याम प्रसाद जी को अपने बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तक तो मैं ठीक था, तो घर के सारे काम करता था, तो बहू बेटे को मैं अच्छा लगता था। लेकिन जरा सा बीमार हुआ तो बहू बेटे ने तो पल्ला ही झाड़ लिया। इतना भी नहीं सोचा कि बूढ़े बाप की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज घर पर ही रुक जाएं, उसे दूध दलिया बनाकर खाने को दे जाएं। लेकिन नहीं, मेरे बेटे बहू को तो मेरी तबीयत बहाना लगती है। बहू बेटे अपने बच्चों को लेकर के मॉल निकल जाते हैं। काजल जाते समय अपने ससुर जी को समझाती हुए जाती है कि घर में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठे रहना, फ्रिज से खाना निकाल कर खा लेना, और घर में कोई भी सामान इधर से उधर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा घर में छोड़कर जा रही हूँ वैसा ही मिलना चाहिए। और वो दोनों निकल जाते हैं। दोपहर होते होते श्याम प्रसाद जी को भूख लगती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी छड़ी उठा करके रसोई तक जाते हैं। फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं उसमें कल रात का खाना बचा हुआ है। एक कटोरी चावल पड़े हैं और साथ में थोड़ी सी दाल है। ठंडी चावल और दाल देख करके पहले तो श्याम प्रसाद जी का कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, भूख बहुत तेज लग रही थी, इसलिए वो ठंडे चावल को दाल के साथ मिला करके खा लेते हैं। लेकिन कल का रखा हुआ बासी खाना खाने के बाद श्याम प्रसाद जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनके पेट में तो पहले से ही इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें इतने दिनों से बुखार भी आ रहा था। अपने बेटे से कई बार कहा दिखाने को, लेकिन बेटा नहीं लेकर गया। अब बासी खाना खाते ही उनको उल्टियाँ होने लगीं। जब तक वो वॉशरूम तक जाते तब तक उल्टी बरामदे में हो जाती हैं। पूरा बरामदा गंदा हो जाता है। आसपास सामान रखा हुआ सामान भी छिटक जाता है। श्याम प्रसाद जी थोड़ी देर में डस्टबिन और झाड़ू लेकर के सफाई करने के लिए आते हैं कि तब तक बहू बेटे भी मूवी देखकर आ जाते हैं। काजल ने जब देखा कि पूरे घर को बूढ़े ने खराब कर दिया है, आसपास रखी हुई चीज़ों को भी गंदा कर दिया है, काजल का गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाती हुई श्याम प्रसाद जी से कहती है, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, पूरे घर को गंदा करके रखा है। मैं तुम्हें कितना समझा कर गई थी कि घर को गंदा मत करना, लेकिन फिर भी तुम्हें तो कोई बात समझ में नहीं आती है। श्याम प्रसाद जी मोहन की तरफ कुछ कहने की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मोहन भी श्याम प्रसाद जी पर चिल्लाते हुए कहता है, आपसे कहा था कि अपने कमरे में ही रहना, फिर बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी, पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। जरा सी तबीयत क्या खराब होती है, तुम तो पूरा घर सर पर उठा लेते हो। अब मुझे तुम्हारी यह रोज़ रोज़ के नखरे नहीं सह जाते, ना चैन से जीते हो ना ही जीने देते हो। इससे तो अच्छा होता कि माँ की जगह आप ही चले जाते। माँ होती तो घर में कुछ काम धाम तो करती, आप तो बस घर में पड़े रहते हैं। जब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बंद किया है तब से सारा खर्चा भी मुझे ही करना पड़ता है। मोहन की बात सुनकर के श्याम प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया है। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेटा उनसे जरा सी भी हमदर्दी रखने की बजाय उल्टा सीधा बोल रहा है। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी अकेला छोड़ करके घूमने चले गए। जरा सी भी अपने बूढ़े पिता की चिंता नहीं है। अरे क्या क्या नहीं किया। मैंने मोहन की प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर था,
मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। मैंने अपने शौक में कटौती करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज इतनी बड़ी नौकरी करता है, सरकारी दफ्तर में अफसर है, लेकिन फिर भी अपने पूरे बूढ़े पिता की जरा सी भी इज्जत नहीं करता है। श्याम प्रसाद जी अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो कुछ भी कहेंगे तो बात का बतंगड़ ही बनेगा। ना तो बहू समझती है और ना ही बेटा समझेगा। वो अपने कमरे में आते हैं, थोड़ी देर तक कुर्सी पर बैठते हैं, अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद अपना एक बैग उठाते हैं, उसमें अपने 2 जोड़ी कुर्ता पजामा रखते हैं और अपनी डायरी और कलम को भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको डायरी लिखने का बहुत शौक था, और अपनी छड़ी निकाल करके घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वो एक पुराने मित्र को फ़ोन करते हैं, जो कि बहुत समय से वृद्धाश्रम में रह रहा था। उससे बात करते कहते हैं वो भी वृद्धाश्रम आना चाहते हैं। इस तरह वो अपने दोस्त के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं और उधर ही रह करके अपने जीवन के अंतिम समय को बिताने लगते हैं। वहीं पर रहते हुए श्याम प्रसाद जी अपनी डायरी लिखते रहते हैं, जिसमें उनके जीवन के अनुभव होते हैं, उनकी पत्नी के साथ के अनुभव होते हैं, अपने बेटे बहू के कड़वे अनुभव होते हैं, बुढ़ापे की सच्चाई के अनुभव होते हैं। उन्होंने अपने जीवन की हर पहेली को उस डायरी में उतार दिया था। एक दिन श्याम प्रसाद जी के मित्र विशंबर जी उस डायरी को पढ़ लेते हैं और डायरी पढ़ करके श्याम प्रसाद जी को सलाह देते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी डायरी लिखी है। अरे जो कुछ तुमने अपनी डायरी में लिखा है वो तो सभी माता पिता के बुढ़ापे का दर्द है। हर एक माता पिता इन दुख दर्द से गुजरते हैं। जीवंत रूप में तुमने एक दुखी पिता की कहानी को डायरी में उतार दिया है। क्यों ना तुम अपनी डायरी को एक बुक के रूप में छपवा दो, जिससे दूसरे माता पिता तुम्हारी डायरी से कुछ सीख सकें, अपने बेटे बहू के अत्याचार से बच सकें। और तुम उस वृद्धाश्रम में रह करके सभी की कितनी सहायता करते हो, यह मैं पूरे 1 साल से देख रहा हूँ। अरे मैं ही क्या, पूरे वृद्धाश्रम में आपका नाम है। आप हर किसी की तरह से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हर कोई आपके स्वभाव से प्रभावित, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी आप इतने चुस्त दुरुस्त हैं और हमेशा सबको सकारात्मक रहने की सलाह देते हैं, सबका मनोरंजन बढ़ाते हैं। श्याम प्रसाद जी को अपने मित्र की बात पसंद आती है। वो अपने मित्र के साथ ही अपनी डायरी को बुक के रूप में छपाने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिन में वो बुक छप जाती है और मार्केट में भी आ जाती है। धीरे धीरे उस किताब की इतनी धूम हो जाती है कि हर कोई उसको खरीदना चाहता है। उस किताब का नाम श्याम प्रसाद जी ने बुढ़ापे की सच्चाई दिया था। सभी लोग उस किताब को बहुत पसंद कर रहे थे। अब तो धीरे धीरे श्याम प्रसाद जी का बहुत नाम होने लगा था, और आज तो यह स्थिति थी कि खुद शहर के डीएम साहब ने श्याम प्रसाद जी को वरिष्ठ व्यक्तियों की लिस्ट में सम्मानित करने के लिए बुलाया था। नमस्कार दोस्तों, की आवाज़ के साथ श्याम प्रसाद जी ने हाथ में माइक लेके स्टेज पर बोलना शुरू करते हैं, तो सभी का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। मोहन और काजल भी श्याम प्रसाद जी को देखने लगते हैं। श्याम प्रसाद जी कहते हैं, मैंने जो किताब लिखी है वो किताब ही नहीं बल्कि हकीकत है। आज के समाज में बहुत से घरों में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है। सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी माता पिता की ही कमाई होती है, लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं और माँ बाप को उनके ही घर से निकालने पर तनिक भी नहीं सोचते हैं। मैं भी अपनों का धोखा खाया हुआ हूँ, इससे आगे कुछ नहीं कहते हैं। बस धन्यवाद कहते हुए कहते हैं, आप सब एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए, आपको बहुत पसंद आएगी। डीएम साहब भी श्याम प्रसाद जी की बहुत तारीफ करते हैं, उनके बुक का प्रमोशन करते हैं, साथ ही उनको पुरस्कार धनराशि के रूप में 20 लाख रुपए देते हैं। जैसे ही मोहन और काजल 20 लाख रुपए का चेक श्याम प्रसाद जी के हाथ में देखते हैं तो उनकी आंखों में तो लालच के डोरे तैरने लगते हैं। फिर से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। सारा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद सब जब लोग जाने लगते हैं तो मोहन काजल श्याम प्रसाद जी के पास आते हैं
श्याम प्रसाद जी बेटे बहू को सामने देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपने बेटे बहू के प्रति कुछ कड़वी यादें थीं। उन्होंने अपने बेटे बहू को कभी माफ नहीं किया था, इसलिए बेटे बहू को देखते ही अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। काजल और मोहन श्याम प्रसाद जी के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई थी। अब आप घर चलो, घर पर चलकर अच्छे से रहना, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आप घर के बाहर अकेले कैसे रहेंगे? और अब तो आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आप इतने बूढ़े हो गए हैं। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, पता नहीं किसकी बुरी नज़र आपके पैसों पर पड़ जाए, आप कैसे संभालेंगे? इसलिए आप अपने बेटे बहू के घर चलिए, हम आपके उधर अच्छे से रखेंगे और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। श्याम प्रसाद जी अपने बेटे बहू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बहू, तुम्हें हमारे पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही सोच रखा है कि मुझे अपने पैसों का क्या करना है। मैं जहाँ रहता हूँ उधर ही अपने सारे पैसे लगाऊंगा। रही बात मेरी चिंता, तो अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है पूरे 1 साल बाद। अरे 1 साल से तुम दोनों कहाँ थे? जिस दिन से मैं घर से निकला हूँ उस दिन से तुम दोनों ने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, एक बार भी यह नहीं जाना कि तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं या मर गए। आज मेरे हाथों में तुमने 20 लाख रुपए देखे तो तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। श्याम प्रसाद जी की तेज तर्रार बातों को सुनकर के बेटे और बहू सकपका गए। श्याम प्रसाद जी अपने बेटे बहू को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर के श्याम प्रसाद जी को जाते हुए देखते रह गए। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ में आए हुए पैसे छटक कर चले गए। श्याम प्रसाद जी की तेज तर्रार बातों को सुनकर वो अपने हाथ मलते रह गए और श्याम प्रसाद जी कार में बैठकर वापस अपने वृद्धाश्रम आ गए। वृद्धाश्रम के सभी लोग श्याम प्रसाद जी पर गर्व कर रहे थे कि देखो, श्याम प्रसाद जी को तो डीएम साहब ने पुरस्कार दिया है, साथ में 20 लाख रुपए भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्याम प्रसाद जी ने उन सारे पैसों को वृद्धाश्रम में ही सबके लिए दान कर दिए हैं, जिससे हम सबकी जिंदगी में सुधार हो सके। सभी लोग श्याम प्रसाद जी की तारीफ करने लगते हैं और तालियां बजाकर खुशी प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आपको श्याम प्रसाद जी का निर्णय कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।